नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो भारतीय इतिहास पे रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ इससे रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य देवता सावित्री को। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे तीसरा मंडल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, वो है सूर्य देवता सावित्री को। और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि गायत्री मंत्र जो है इसके रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे विश्वामित्र। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त और 10 मंडल है, और जो 10 मंडलों में सबसे आखिरी में जोड़े गए मंडल है दोस्तों वो है पहला और 10वां। जो ऋग्वेद के पहला और 10वां मंडल है दोस्तों यह सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी है दोस्तों, एक है ऐत्रेयी, दूसरा है कौस्तिकी। ठीक है, और ऋग्वेद से संबंधित एक ईरानी ग्रंथ भी है दोस्तों जिसे अवेस्ता कहते हैं, याद रखेंगे अवेस्ता। पूछा जाता है कि ऋग्वेद से संबंधित ईरानी ग्रंथ कौन सा है, तो अवेस्ता को याद रखेंगे। इतने क्वेश्चन इससे बन गए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो याद रखेंगे 9वें मंडल में। जो 9वां मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का वह सोम देवता को समर्पित है। तीसरा क्वेश्चन है चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है, तो याद रखेंगे दोस्तों 4 वर्णों की जो संकल्पना की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। आपको पूछा जाएगा कि 4 वर्ण या वर्ण से संबंधित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, तो याद रखेंगे 10वां मंडल, इसमें 4 वर्णों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित अधन्य शब्द का संबंध किससे है? अधन्य शब्द का संबंध है दोस्तों गाय। अधन्य का मतलब है दोस्तों हत्या न किए जाने योग्य, तो याद रखेंगे अधन्य का संबंध गाय से है, इसे अधनिया भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वेदों में सर्वाधिक बार किसका वर्णन हुआ है, तो याद रखेंगे वेदों में जो सर्वाधिक बार पिता शब्द का वर्णन हुआ है, ठीक है, जिसका वर्णन 335 बार हुआ है। और इसी के साथ याद रखेंगे कि इंद्र, जो इंद्र शब्द है दोस्तों इसका वर्णन भी 250 बार हुआ है, और जो अग्नि देवता है इनका वर्णन हो रखा है 200 बार, इसे भी याद रखेंगे। और जो वैदिक कालीन देवता में जो सर्वाधिक प्रिय थे दोस्तों ऋग्वैदिक काल में वो इंद्र ही थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल आने आने तक प्रजापति फेवरेट देवता हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा क्वेश्चन, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वह बोगाजकोई अभिलेख है, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। ठीक है, 1400 या 1300 ईस्वी पूर्व का 1380 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है ये बोगाजकोई अभिलेख। यह बोगाजकोई अभिलेख जो स्थान है दोस्तों यह एशिया माइनर, ठीक है, मध्य एशिया में स्थित है, और इसी में 4 वैदिक देवताओं का वर्णन भी मिलता है बोगाजकोई अभिलेख में। 4 वैदिक देवताएं कौन कौन से हैं दोस्तों? इंद्र, मिस्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, इतना याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, वो चलाए हैं कुषाणों ने। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आप याद रखेंगे गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, और अगर ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो याद रखेंगे यवनों ने। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। एक तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने, और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने, और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए यवनों ने। ठीक है, 3 क्वेश्चनों को याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। ठीक है, इसे भी याद रख लेंगे। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है? तो भागवत धर्म के बारे में हमको गरुड़ स्तंभ लेख बताता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख से हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। यह बेसनगर विदिशा में स्थित है। ठीक है, इसको याद कर लो। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सातवाहन वंश की जानकारी हमको देता है वह नानाघाट अभिलेख देता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नानाघाट अभिलेख। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत भाषा का प्रयोग पहली बार किस अभिलेख में किया गया? संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम उपयोग दोस्तों जूनागढ़
अभिलेख में किया गया। ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों यह रुद्रदामन का है। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, नीचे देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध दोस्तों रुद्रदामन से है और इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और यह चंपू शैली में लिखा गया अभिलेख है। चंपू शैली क्या होता है दोस्तों? गद्य और पद्य का मिश्रित रूप को चंपू शैली कहते हैं। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है और चंपू शैली में लिखा गया है। और इसी में सुदर्शन झील के बारे में भी बताया गया है। गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील किसने बनाई थी दोस्तों? मौर्यों ने बनाई थी सुदर्शन झील। उसी के जो पुनर्निर्माण की बारे में बताया गया है गिरनार अभिलेख में, इसे भी याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऐहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख है संबंधित पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का राजा होता है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, जिसने नर्मदा नदी के घाटी पर हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, और वो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध होता है दोस्तों, उसकी जानकारी भी हमें ऐहोल अभिलेख ही देता है। तो ये ऐहोल अभिलेख दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है, और इसके जो लेखक है दोस्तों वह रविकीर्ति है ऐहोल अभिलेख के, इसे भी याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 13वां, पर्याग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? जो दोस्तों पर्याग स्तंभ लेख है इसका लेखक हरिसेन है। यहाँ से क्वेश्चन 2 बार बन गए हैं दोस्तों, एक तो पटवारी में भी बना था और एक वीडियो में बना था। पटवारी में क्वेश्चन ये बना था कि पर्याग स्तंभ लेख किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और वीडियो में ये क्वेश्चन बना था कि पर्याग स्तंभ लेख का संबंध किस राजा से है? ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। पर्याग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। ठीक है, समुद्रगुप्त को याद रखेंगे। और जो इसे वर्तमान में लाया गया दोस्तों प्रयाग इलाहाबाद में, ये अकबर द्वारा लाया गया। पहले यह जो लेख था दोस्तों यह कौशाम्बी बिहार में था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है संबंधित। ठीक है, और इसी अभिलेख में जो मंदसौर अभिलेख है दोस्तों इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी भी मिलती है। तो याद रखेंगे इतना कुछ इस अभिलेख से। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो भारत में हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख देता है दोस्तों। यह भीतरी स्तंभ लेख संबंधित है स्कंदगुप्त से, क्योंकि स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक होता है दोस्तों उसी के टाइम पे हूण आक्रमण होते हैं भारत में। तो याद रखेंगे हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख देता है और यह भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ लेख किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? गाजीपुर यूपी में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, मेहरौली स्तंभ लेख किस राजा का है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। तो मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का से संबंधित है। ठीक है, और इसी मेहरौली स्तंभ लेख से धातु विज्ञान का उदाहरण भी मिलता है, क्योंकि जो मेहरौली स्तंभ लेख है दोस्तों यह एक लोहे का इतना बड़ा खंबा टाइप का है। ठीक है, वर्षों से चला आ रहा है और इस खंबे में इस खंबे में जो लिखा है दोस्तों लोहे के खंबे में इसमें लेख लिखे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त से संबंधित। और ये खंबा जो लोहे का इसमें ये सालों से यहीं पे है। ठीक है, तो इसमें ऐसा मिश्रण बनाया गया है दोस्तों लोहे और पता नहीं किस धातु का है, जिससे कि आज तक वो गिरा नहीं है, इतनी बारिश में भी ज्यों का त्यों है। ठीक है, ना कोई जंग लगाया ना कुछ है। ठीक है, इसलिए इसमें धातु विज्ञान का उदाहरण भी मिलता है हमको मेहरौली स्तंभ लेख से। ठीक है, इसे भी याद कर लेंगे। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं दोस्तों उन्हें होत्र कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं या ऋग्वेद को चुप पढ़ते हैं उनको होत्र कहा जाता है। ऐसे ही जो सामवेद का पाठ करते हैं दोस्तों उनको उद्गाता कहा जाता है। और यजुर्वेद के पाठ करने वालों को अथर्यु कहा जाता है। और वैसे ही अथर्ववेद के पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ याद कर लेंगे। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, वंश मंडल कौन से हैं? तो वंश आपको पता होगा ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, और उनमें से जो 2 से लेकर 7 तक के मंडल है उनको वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, वंश मंडल या गोत्र मंडल, ये भी याद रखेंगे। और जो पहला और 10वां मंडल है दोस्तों ये सबसे आखिरी में जोड़े गए मंडल है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है? तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं के एक समूह ने युद्ध किया था इसमें। ठीक है, 7वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। और यह युद्ध हुआ था दोस्तों पुरुषपर्णी नदी के तट पर। ठीक है, पुरुषपर्णी नदी के तट पर, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। ठीक है, रावी याद रखेंगे। पुरुषपर्णी नदी के तट पर हुआ था 10 राज्य युद्ध। 7वां मंडल हमको इसकी जानकारी देता है।
20वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? तो जो 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हाथों से लिखी ऋचाएँ हैं दोस्तों, उनको खिल कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेद त्रयी किन्हें कहा जाता है? तो किन तीन वेद त्रयी मतलब 3 वेदों का समूह किन्हें कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो सबसे पुराना वेद है दोस्तों वो है ऋग्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, और जो सबसे नया वेद है दोस्तों वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं माना जाता है, ठीक है। तो वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां, सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? मैंने आपको बता दिया, उद्गाता कहते हैं सामवेद को पढ़ने वाला, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है अधर्यु, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या जाता है? ब्रह्म, ठीक है। ये सब कुछ याद रखेंगे। 23वां क्वेश्चन है, किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? आपको पता होना चाहिए, गद्य और पद्य जो दोनों में लिखा गया है दोस्तों वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद को दोनों गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है दोस्तों इसे गद्य में लिखा गया है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे पद्य में लिखा गया है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है? तो आपको पता होगा, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण बलि से संबंधित जितने भी मंत्र ये सब होते हैं अथर्ववेद में, ठीक है। इसे याद रखेंगे, अथर्ववेद है तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? तो कन्याओं के जन्म की निंदा दोस्तों अथर्ववेद में ही की गई है, ठीक है। अथर्ववेद में की गई है, और इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है, अथर्ववेद में ही, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण ये सब अथर्ववेद में है, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सब अथर्ववेद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है 26वां, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है दोस्तों मत्स्य पुराण। आपको पता होगा टोटल पुराण 18 होते हैं, ठीक है। और ये पुराणों के रचयिता किन्हें कहते हैं? उग्रसर्वा लोमहर्ष को, ठीक है। याद रखेंगे, पुराणों के रचयिता कहते हैं उग्रसर्वा लोमहर्ष को, और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, सबसे नया पुराण ब्रह्म पुराण है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ पे आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रख सकते हैं, आपको किस पे वीडियो चाहिए उसके डाउट रख सकते हैं, और इसी से संबंधित एक वीडियो और आएगी, ठीक है। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।